Good morning, students. Today I explain vacuoles. Actually vacuoles की हम बात करें तो ये प्लांट सेल का कोई स्पेसिफिक लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है. इट मीन्स वैक्यूल्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल है. लेकिन इसके फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन प्लांट सेल में बहुत ही वाइटल हो जाता है. इसीलिए इस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है. मैंने सबसे पहले वैक्यूल्स को यहाँ पर डिफाइन किया है. आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड नॉन साइटोप्लाज्मिक नॉन लिविंग इंक्लूजन्स सेट दैट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेनस नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है और सैक मतलब है कि कैविटी है इसमें, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है. उस बैग में यानी उस सैक के अंदर नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भरा हुआ होता है. एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है और दूसरा ये कि नॉन साइटोप्लाज्मिक है. ये दोनों दो बातें हैं. नॉन साइटोप्लाज्मिक का मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे अदर सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं उस तरीके से वैक्यूल्स नहीं होता. इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल के अंदर तब आपको पता चलेगा कि ये नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के तरह है, यानी साइटोप्लाज्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है. और नॉन लिविंग भी है. इसका मतलब है कि ये अपने लिविंग एक्टिविटीज को शो नहीं करता है. तो ये दो बातें आपको याद रखनी है. आगे हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसका क्या, तो स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में देखिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये है नहीं, नॉन साइटोप्लाज्मिक है. लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है. ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेनस है. ये इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. टोनोप्लास्ट. याद रहे कि यहाँ पर हमने कोई भी मेम्ब्रेन की बात नहीं करी. तो जो आउटर मेम्ब्रेन वैक्यूल्स का होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन है और उस सिंगल मेम्ब्रेनस आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. ये स्पेशली वैक्यूल्स के लिए होता है. और दूसरी बात, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है इस लिक्विड पार्ट को हम सेल सैप के नाम से जानते हैं. सेल सैप यानी इनसाइड द वैक्यूल्स जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स को हम सेल सैप कहते हैं. और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं.
तो इस तरीके से यही दो मेन पार्ट होता है वैक्यूल्स का, आउटर मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट है, और उस टोनोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट को हम सेल सैप कहते हैं। लेकिन इसकी फंक्शन अगर हम देखें तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसके कितने टाइप्स हैं और उस टाइप का क्या क्या रोल होता है। तो इस तरीके से हम वैक्यूल्स के डिफरेंट फंक्शन को भी समझ सकेंगे आसानी से। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, तो बस इसमें दो ही स्ट्रक्चर है, टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप। सेल सैप इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर यानी टोनोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे आप सेल सैप करते हो। तो बस ये दो स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप देखिए तो इसमें क्या सब होता है। तो टोनोप्लास्ट तो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन और लिपिड वो तो है ही, साथ ही साथ इनसाइड जो मैंने कहा कि इसमें सेल सैप होता है, तो उस सेल सैप के कंपोजिशन को जो वाइटल है हमारे लिए, उस चीज़ को याद रखना। तो इसमें याद रखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका पहला कि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होगा वो होगा वाटर का। दूसरा कंपोजिशन अगर हम इसमें देखें तो दूसरा कंपोजिशन इसमें प्रोटीन का होता है। थर्ड कंपोजिशन देखें तो इसमें लेस अमाउंट में एमिनो एसिड भी होता है। फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें सर्टेन पिगमेंट भी होता है, और ये पिगमेंट है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये पिगमेंट है। आप जानते होंगे कि प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कलरफुल पार्ट्स हैं, जैसे फ्लावर, जैसे फ्रूट का कलर। तो उस फ्लावर और फ्रूट के कलर में इस वैक्यूल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिसमें ब्लू, रेड, ये सब डिफरेंट तरह के कलर पिगमेंट होते हैं, और उसी पिगमेंट के कारण फ्लावर का कलर या फ्रूट का कलर अट्रैक्टिव होता है। So it play important role to provide color of the different flowers and fruits। तो उसके फ्लावर एंड फ्रूट्स का कलर जो होता है वो इसी वैक्यूल्स के पिगमेंट के कारण होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावे जो वाइटल है अभी कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिपोर्टेड किया गया है रिसेंटली। तो यहाँ पर आप लिख लें रिसेंटली डाइजेस्टेड एंजाइम्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड, यानी ये नया रिसर्च है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनसाइड द वैक्यूल्स पाया जाता है। इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया है। पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, लेकिन रिसेंटली रिसर्च से ये चीज़ क्लियर हुआ है कि इस वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टेड एंजाइम्स भी होता है। अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, इसके टाइप्स को।
और इसी टाइप्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वैक्यूल्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि उसके फंक्शन के हिसाब पर, फंक्शन के आधार पर, बेसिस पर ये चीज़ कैटेगराइज किया गया, वैक्यूल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। और तभी आपको क्लियर होगा, पता चलेगा कि अगर हम फंक्शन के बेस पर देखें तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वैक्यूल्स मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन जब हम डिफरेंट वैक्यूल्स के फंक्शनिंग को देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि वैक्यूल्स प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल में भी पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसका लिमिट फंक्शन होने के कारण ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, जिसके बेस पर हम ये कहते हैं कि इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, इन सब के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वैक्यूल्स वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो एनिमल सेल में भी ये पाया जाएगा। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें या फिर कोई अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें चूँकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, इसीलिए वहाँ पर ये वैक्यूल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या फिर इसकी फंक्शन लिमिट हो जाती है, इतनी कम है, लिमिटेड हो जाती है और इतना कम फंक्शन होता है कि हम इसे एब्सेंट मान लेते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी सेल में भी अमोबॉइड सेल होता है। अमोबॉइड सेल का मतलब ही है कि वो वैक्यूल्स हैं और उस वैक्यूल्स का फंक्शन थोड़ा बहुत जो इनसाइड द सेल है वो होता है। तो इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो यहां पर हेडिंग में लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो फंक्शन। यहां पर लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वैक्यूल्स आर three types. That is, क्या होगा ये देखिए आप। तो वैक्यूल्स इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि ये तीन तरह का होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला टाइप जो है ये कहलाता है सैप वैक्यूल्स। सेकेंड है फूड वैक्यूल्स। एंड थर्ड है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये तीन तरह के वैक्यूल्स हैं, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब हम एक एक करके तीनों वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा वैक्यूल्स
किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और उस ऑर्गेनिज्म में उस वैक्यूल्स का फंक्शनिंग क्या है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी वैक्यूल्स को स्टडी कर ले, यानी इसके फंक्शनिंग के बारे में समझ ले तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम पहले सैप वैक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सैप वैक्यूल्स, ये सैप वैक्यूल्स आप अगर इसको देखें तो ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा। यानी ये फर्स्ट है आपका सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट याद रखें, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये दोनों सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। इट इज स्मॉलर इन यंग प्लांट सेल। प्लांट सेल जब यंग होता है तो इसकी साइज उसमें स्मॉलर होती है। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल सेल में भी ये स्मॉलर साइज में ही रहेगा, लेकिन एनिमल सेल जब मैच्योर हो भी जाएगा तो उस समय भी सैप वैक्यूल्स का साइज स्मॉलर भी रहेगा। लेकिन प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इट इज लार्जेस्ट नॉन लिविंग inclusions in mature plant cell. Mature plant cell. It contains बेटर है, इट एक्वायर्स $50 to 90% of the सेल वॉल्यूम। यानी जब प्लांट सेल मैच्योर होगा तो उसमें पूरे सेल वॉल्यूम का 50 to 90% पार्ट यही सेल सैप एक्वायर करता है। आपको याद होगा कि हम शुरू में इसे बोले थे कि ये नॉन साइटोप्लाज्मिक है। तो आप गौर करें कि अगर ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है तो इस प्लांट सेल में ये आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल वॉल है, ये है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद का ये पार्ट सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप गौर करके देखें तो ये एक्वायर करता है, इसका लगभग 90% पार्ट जो है ये वैक्यूल्स होता है। और इस वैक्यूल्स के चारों तरफ से साइटोप्लाज्म होते हैं और इस साइटोप्लाज्म के अंदर
डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, इसीलिए हम इसे नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही वैक्यूल्स है। तो ये देखिए आप कि साइटोप्लाज्म इस वैक्यूल्स के आउटर साइड से, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स का जो ये मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, इसके बीच में ये टोटल साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट एक्वायर्स 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कब? तो मैच्योर प्लांट सेल की मैं बात करता हूं, उसमें ऐसा होता है। तो इससे पता चल गया कि सेल सैप, ये जो सैप वैक्यूल्स है, ये प्लांट सेल का मेन कंपोनेंट होता है। तो इस तरीके से सैप वैक्यूल्स के बारे में आप यहाँ पर समझ गए। अब आगे देखें आप इसके फंक्शनिंग को, जब मैं वैक्यूल्स के फंक्शन को बताऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। लेकिन याद रहे कि ये सैप वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सेकेंड टाइप है इसका फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैंने कहा था अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। और फूड वैक्यूल्स के अंदर चूँकि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इस फूड वैक्यूल्स के थ्रू ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेकडाउनिंग का काम करता है, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और डाइजेशन के बाद यानी ये अनस्टेबल स्टोमक का काम करता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में स्टोमक का फंक्शन है, उसी तरीके से इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स का फंक्शनिंग होता है। तो यहाँ पर लिखें, इट इज मेनली, फर्स्ट पॉइंट इसका, इट इज मेनली फाउंड इन यूनिसेलुलर organisms like amoeba, paramecium, etc. ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये पाया जाता है। इसमें दूसरी बातें जो याद रखनी है वो ये, फूड वैक्यूल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जिसके कारण इसका मेन फंक्शन होता है इनसाइड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इस तरीके से यह फूड वैक्यूल्स का इम्पोर्टेंट है। फूड वैक्यूल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्यूजेज विथ लाइसोसोम। आप जानते होंगे कि लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर होता है। तो उसी के साथ ये फूड वैक्यूल्स फ्यूज होता है और उसी फ्यूज के कारण ये किसी भी फूड पार्टिकल्स को आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। एंड थर्ड टाइप जो है इसका, वह है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसमें भी 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये पाया जाएगा। एग्जाम्पल में फ्रेश वाटर में रहने वाले वही है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, etc. इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन होगा, याद रखेंगे, मेन फंक्शंस इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। एक्चुअली ये सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा लिक्विड सब्सटेंस होगा, वाटर होगा, उन सभी चीज़ों को ये ट्रैप कर लेता है। और फिर ये जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी तो ये लाइटर होने के कारण सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और फाइनली सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये ब्रस्ट हो जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स इस वैक्यूल से बाहर आ जाते हैं। फाइनली सेल के वॉल्यूम को ये मेंटेन कर पाता है। तो इस तरीके से ये तीनों फूड वैक्यूल्स जो आपने पढ़ा, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो ये सभी इस तरीके से इसमें काम करते हैं। तो आपने पहले ये देखा कि सैप वैक्यूल्स मेनली प्लांट सेल में फंक्शनल हैं। एनिमल सेल में भी वो पाया जाता है लेकिन उसकी साइज लार्जर नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में वो 50 से 90% पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर कर लेता है। इसके बाद सेकेंड जो आपने देखा फूड वैक्यूल्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोमक का काम करेगा और चूँकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है यानी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और उसी तरीके से फ्रेश वाटर में रहने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जिसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन करना, यानी सेल के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं एक्सेसिव अमाउंट में उस सभी को ये कलेक्ट कर लेता है और फाइनली सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये बाहर की तरफ ब्रस्ट हो जाएगा और ये अपने जितने भी इंक्लूजन्स हैं उन सभी को वो वाटर में रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से ये 3 तरह के वैक्यूल्स होते हैं। अब हम इसके फंक्शंस को देखें तो याद रखेंगे कि वैक्यूल्स का फंक्शन जहाँ पर भी होता है वो किस तरह के फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों कंबाइंड फंक्शंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में वैक्यूल्स के। तो इसमें फूड वैक्यूल्स भी आ जाएगा, सैप वैक्यूल्स भी आ जाएगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी हो जाएगा। तो जहाँ पर ये जो वैक्यूल्स पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका फंक्शन तय होगा। तो फंक्शन में आप याद रखेंगे फंक्शंस। फर्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, एंड एक्सक्रीशन। आप अभी पढ़े हैं कि ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फ्रेश वाटर में रहने वाले
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में है तो उसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है, और ये मेनली जो फंक्शन है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का है। तो किसी भी वैक्यूल्स का फंक्शन हो ओवरऑल तो ये वैक्यूल्स का फंक्शन ही कहलाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन में वैक्यूल्स का याद रखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्चुअली ये किस में होगा तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये इसका फंक्शन है, ये चीज आप याद रखेंगे। सेकेंड है स्टोरेज। ये स्टोरेज का मतलब है कि डिफरेंट सेल के अंदर, खास करके मैं प्लांट सेल की बात करता हूं, तो प्लांट सेल के अंदर सैप वैक्यूल सबसे ज़्यादा फंक्शनल है, और उस सैप वैक्यूल्स में डिफरेंट कंपोजिशन तो आप पहले देखें कि इसमें वाटर, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। तो साथ ही साथ उस सैप वैक्यूल्स का काम ये भी है कि वो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को भी इनसाइड द प्लांट सेल, जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को भी कलेक्ट करता है। इसीलिए प्लांट में सैप वैक्यूल्स डैम्प प्लेस कहलाता है। डैम्प प्लेस आप जानते होंगे कि जहाँ पर हम वेस्ट को रिलीज करते हैं, तो वेस्ट को रिलीज करने वाला वो ऑर्गेनेल्स है। इसीलिए प्लांट सेल में सैप वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज़ का? वेस्ट का स्टोरेज करता है, और फाइनली जब वो भर जाएगा देन आफ्टर वो सैप वैक्यूल्स उस स्टोरेज वेस्ट को रिलीज कर देगा। इस तरीके से वैक्यूल्स का एक फंक्शन स्टोरेज भी होगा, लेकिन ये मेन फंक्शन किस वैक्यूल्स का है? तो ये है सैप वैक्यूल्स का फंक्शन। किसमें होगा ये? तो मेनली प्लांट सेल। थर्ड देखिए, थर्ड फंक्शन है इसका सेलुलर वेस्ट। अभी आपने जैसे देखा कि ये सेलुलर वेस्ट को कलेक्ट करता है, चाहे वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सैप वैक्यूल्स के फॉर्म में हो। इस दोनों कंडीशन में वैक्यूल्स का एक फंक्शन ये भी है कि सेल वेस्ट को ये कलेक्ट करे, स्टोर करे और फाइनली उसे रिलीज करे। तो एक फंक्शन ये हो गया सेलुलर वेस्ट का भी। 3 फंक्शन है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। आप जानते होंगे कि फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन से होता है। जैसे अमीबा के पास कोई भी फूड आएगा तो अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को ही पहले स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ, और जब वो फूड पार्टिकल्स उस वैक्यूल्स के अंदर यानी उस स्यूडोपोडिया के अंदर आ जाता है, देन आफ्टर वो मेम्ब्रेनस पार्ट्स यानी वो स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन से डिटैच होके जब इनसाइड द साइटोप्लाज्मा आ जाएगा तब हम उसी वैक्यूल्स को फूड वैक्यूल्स कहते हैं। तो फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन याद रहे सेल मेम्ब्रेन से होता है और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स होता है, साथ ही साथ उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होगा, और वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस के कारण फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड का डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, ये प्लांट सेल के लिए है मेनली, क्योंकि ये सैप वैक्यूल्स का फंक्शन है। इट मेंटेन्स turgidity and rigidity of cell, खास करके प्लांट सेल में देखें। और ये फंक्शन किसका हो जाएगा? तो ये भी सैप वैक्यूल्स का फंक्शन हो जाएगा। क्यों?
कि प्लांट के सेल के अंदर ये सैप वैक्यूल्स 50 से 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को मेंटेन करता है, तो उस कंडीशन में ये सेल के टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी दोनों कंडीशन को मेंटेन रखेगा। एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसकी बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी मेंटेन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को यही वैक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइनली उसे आउटसाइड द सेल रिलीज करता है। तो इस तरीके से ये एक्सेसिव अमाउंट में जो इनसाइड द सेल वाटर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो ऐसे कंडीशन में ये वैक्यूल्स इसको भी रेगुलेट कर लेता है। फाइनली सेल का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने वैक्यूल्स के डिफरेंट फंक्शनिंग को भी देख लिया। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सेल। अब मैं क्लास 9 के लिए स्पेसिफिक चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू करूंगा, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आएगा। मैटर अराउंड अस का फर्स्ट पार्ट यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो आगे से आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का ये लास्ट वैक्यूल्स जो पॉइंट है यहाँ तक का नोट्स आप कंप्लीट बना लेंगे। अब थोड़ी बहुत जो भी आएगी वो एक मिसलेनियस क्लास में वीडियो के थ्रू अपलोड कर दूं, या फिर जब मैं वहाँ आऊँगा तो क्लास में इस चीज़ को बताऊँगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो मैं केमिस्ट्री शुरू करूँगा। ओके।